हेलो एवरीवन। देखिए, आप लोगों के लिए हम टेंस का एक और वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पिछला वीडियो में बात किए थे उससे आगे की। तो होप कि आप लोग देखे होंगे उस वीडियो को। अगर नहीं देखे तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा और जरूर देखिएगा, तब जाकर के कुछ बातें आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि टोटल बात आप समझते हैं, अगर आपको लगता है कि समझना चाहिए तो चीजें को शुरू से समझना पड़ता है, ठीक है। तो खैर, यहाँ हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। टेंस का कुछ टाइप्स है, उसके बारे में हम डिस्कस किए थे एक वीडियो में। और यहाँ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। उसमें भी ज्यादा नहीं, एक टाइप्स की बात करेंगे और उसका जो स्ट्रक्चर्स होगा, उस टेंस के हिंदी वाक्य को या इंग्लिश वाक्य को कैसे हम पहचानेंगे, इंग्लिश सेंटेंस या हिंदी वाक्य, वही ना, उसको कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस का जो पहला टाइप्स है उसमें कैसे आता है। तो ये तो पता होगा आपको कि प्रेजेंट टेंस का जो है ना 4 पार्ट होता है, या पास्ट का भी 4 होगा, फ्यूचर का भी 4 होगा, ठीक है। वो सब चीजें हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला टाइप्स है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका एक और नाम बोल सकते हैं आप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी बात करें तो सामान्य वर्तमान काल, तो खैर उसकी जरूरत नहीं है। वैसे आपको हम इसमें जो टेंस बता रहे हैं अभी, ठीक है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों इस तरह से पढ़ा रहेंगे कि आपको टोटल समझ में आ जाना, ठीक है। और टेंस से रिलेटेड जो भी ट्रांसलेशन होगा वो आपको बन जाएगा जो इस पे होगा। कुछ हिंदी वाक्य या कुछ सेंटेंस ऐसा होता है जो एग्जैक्टली इसका जो स्ट्रक्चर होगा उस पे नहीं बनेगा, वो कुछ हटके भी होता है। तो फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे जो टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उस पे जो डिपेंड करेगा उस सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें। देखिए, इस टेंस की जो पहचान होता है, मतलब कोई हिंदी वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे, तो पहले हम हिंदी वाक्य की बात करें जो इसकी पहचान कैसे है, कैसे पहचानेंगे कोई हिंदी वाक्य किस में है। जैसे मैं जा रहा हूँ, या मैं खाता हूँ, या वह नहाता है, या वह जाता है, इस तरह से चीजें हैं, या कुछ भी होगा, मैं जाता हुआ रहूंगा, या ऐसा कुछ जो भी है, वो किस तरह से हम पहचाने कि वाक्य इसमें है या नहीं है। तो इस टेंस की पहचान क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता या ती या ते, ठीक है, उसके बाद या तो है लगा रहेगा, या है हो सकता है, या हूं हो सकता है, ठीक है, ओके ना, या हो सकता है, ठीक है। जैसे तुम पढ़ते हो, तुम नहाते हो, तुम गाते हो, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ये सब है ना। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो ये सब चीजें जो है, मतलब जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है या ती है, मतलब ताते ती दे दिए, उसके बाद हाय, हो, हूं, हैं इत्यादि जो है ना, आपको जरूरत के हिसाब से ता के साथ तो वो पढ़ता है ये लगेगा, अब ती रहा अगर लगा रहेगा वो पढ़ती है हो जाएगा, तो ती के साथ भी है ये लगेगा। अगर पढ़ता तो ता के साथ जरूरत के हिसाब से हूं भी लग जाएगा। तो वो डिपेंड करता है हिंदी वाक्य में, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अलग अलग लिख दिए कि अगर इधर से ता है तो ता के साथ जो सूट करेगा वो ले लेना है। तो मेन तो इसमें ता ती ते ही है, हाई तो लगले रहेगा प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से इसके हम हिंदी वाक्य को पहचान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ लिख दें कि मैं अभी फिलहाल ना, मैं अंग्रेजी, ठीक है, मैं अंग्रेजी व्याकरण, ठीक है, अंग्रेजी ग्रामर यानी इंग्लिश ग्रामर व्याकरण, मैं अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाता हूँ, ओके ना। तो ये वाक्य में देखिए लास्ट में ता और हूं लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाक्य किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। इस तरह से पहचानेंगे। तो पहचान बहुत ही सिंपल है, आप बस इसको याद रखना है, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर्स होगा, कुछ सूत्र जिसे फॉर्मूला बोलते हैं ट्रांसलेशन बनाने के लिए, वो आपको अलग अलग सेंटेंसेस के लिए अलग अलग होगा। तो पहला स्ट्रक्चर जो हम बताएंगे आपको इसमें, वो बताते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव
सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENC, अफर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें किसी तरह का कोई ना या क्वेश्चन मार्क ऐसा कुछ ना हो, जो सिंपल वाक्य होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे ये वाला चीज है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, है ना। जैसे जैसे वह खेलता है, ठीक है, वह खेलता है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर कुछ आ गया तो आपको उसका एक्सटेंशन में रख करके आगे हम जोड़ देंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट यानी कि हिंदी में इसे कर्ता बोलते हैं, ठीक है। वर्ब क्रिया होता है और ये कर्म हो जाता है, ठीक है। तो कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सब चीजें, करण, ये सब कर्ता कारक जो भी है, इसे आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ये सब चीजें तो हम ऑफलाइन क्लासेस में यहाँ पे बहुत सारा कुछ डिस्कस करते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, ये जो भी इसमें आएगा सब करेंगे। लेकिन यहाँ पे उस सब चीज को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो बहुत सारे बातें होता है कि ऑनलाइन में नहीं बता पाते टाइम के अभाव से, नहीं तो लोग वीडियो लंबा देखेगा पहले भाग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये सब चीज है। अब इसमें हम एक चीज बता देंगे आपको कि V1 और V5 का यूज कहाँ होगा, सब्जेक्ट के साथ कहाँ क्या लगाएंगे। तो एक सिंपल में छोटी सी बात में आपको हम लिख देते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा कि V1 जो होता है ना वो प्लुरल होता है, क्या होता है, प्लुरल, ठीक है। और V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर, सिंगुलर। तो V1 का यूज करना है प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और V5 का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वर्ब जो आता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, कर्ता के अकॉर्डिंग आएगा। तो अगर प्लुरल सब्जेक्ट है तो V1 और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V5 देना है। इसमें एक एक्सेप्शनल क्या है कि V1 प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, लेकिन आई जो होता है, आई माने जो माई होता है, वो एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो सिंगुलर होते हुए भी इसमें मतलब V1 का यूज होता है, प्लुरल वर्ब का यूज होता है। आई के साथ हमेशा V1 आएगा इस सेंटेंस के लिए, ठीक है। आई के साथ V1 आएगा, क्या है ना, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी इसमें प्लुरल वर्ब आएगा, क्या है ना कि क्योंकि V1 तो प्लुरल है, प्लुरल में आना चाहिए, और इसके साथ V5 आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, आई अपवाद में आता है, एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। तो होप कि इतनी बातें समझ में आ गया आपको, और इस तरह से इसका यूज कर लेंगे। अब देखिए जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, यही लिखते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। इस वाक्य में जो है ना ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। मैं पढ़ाता हूँ, मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन कौन सा काम कर रहा हूँ ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब देना है, V1 दे या V5 दे। तो हम बता दिए थे कि आई के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा, तो पढ़ना के क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। तो आई रीड और फुल स्टॉप, ये पूर्ण विराम है हिंदी में, ये फुल स्टॉप है। इन दोनों का आप छोड़ देंगे तो ट्रांसलेशन फिर अधूरा रह जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें जो फुल स्टॉप पूर्ण विराम है इसे भी आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ लिखा हूं ना, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, तो मैं आई रीड, आई के साथ V1 देना है, आई रीड हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो आई रीड, सॉरी मैं अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाता हूं, तो एक सेकंड मिस्टेक हुआ, मैं पढ़ाता हूं तो टीच होना चाहिए, सॉरी, ठीक है, आई टीच हो जाएगा। आई पहले मुझे लगा कि पढ़ना, लेकिन ठीक है, क्या इतना ट्रांसलेशन किए, आज भी क्लासेज में चला था, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ाना है ना, तो आई टीच हो जाएगा, क्या होगा, आई टीच होगा, ओके ना। आई टीच इंग्लिश ग्रामर, क्या होगा, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। अब यहाँ पे देखिए आप, क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर कोई यहाँ पे इंग्लिश का ई कैपिटल दे, सॉरी स्मॉल दे देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। क्या है ना, सब्जेक्ट नेम हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है, ये हम यूज ऑफ कैपिटल लेटर में बता दिए, ठीक है, कि जो कैपिटल लेटर का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो आई टीच इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इसमें देखिए हम सारे सेंटेंस की तो हो भी नहीं पाएगा इसमें स्ट्रक्चर सब या जो भी चीजें, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो नहीं तो। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम दे दें कि राम बाजार जाता है, क्या है, राम बाजार जाता है। तो राम जरा बताइए, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लुरल, तो राम तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर है, एक ही को है, एक ही है,
तो राम, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगेगा तो जाना, तो राम गोज, ठीक है, टू मार्केट, मार्केट लगा दीजिए, राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, ठीक है, राम बाजार जाता है। इसी में अगर ये लिख दिया जाएगा कि राम और श्याम, राम और श्याम, ये नाम सब कॉमन है जो सब इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, राम और श्याम खेलते हैं, क्या करते हैं, खेलते हैं, खेलते हैं होगा यहाँ पे, क्या है ना कि चीज देखिए, ये जो हाई है ये सिंगुलर है और ये प्लुरल होता है अंशुआ। अब ये जरूरी नहीं कि हर चीज में हर जगह ये हाई मतलब प्लुरल ही आप सेट कर लीजिएगा, इसका भी कुछ रूल है, तो सब कुछ इसमें नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो राम और श्याम खेलते हैं, तो यहाँ पे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब जरा बताइए इसमें, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल है, एक से ज्यादा है ना, तो राम एंड श्याम, अब प्लुरल सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है, तो राम एंड श्याम क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, राम एंड श्याम प्ले, फुल स्टॉप हो जाएगा, ओके ना, ठीक है। अब जरा बताइए, देखिए इसमें जो है क्या याद रखना है, अब थोड़ा सा इसका हम नेगेटिव बता दें और इंट्रोगेटिव बता देंगे, फिर इसमें और बच जाएगा, जो WH होगा वो सब चीज को अभी नहीं भी करेंगे, इसमें तो चलेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो टाइप होगा वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए, किसका, नेगेटिव। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें ना, तो इसको पढ़ाने के लिए कम से कम मुझे 1 घंटा चाहिए, ठीक है, 1 घंटा में इसका हम टोटल टाइप्स जो है अच्छा से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मेरे पास शॉर्टकट होता ही नहीं है, हम जब भी करते हैं हम सोचते हैं कोई वीडियो को 5 मिनट में खत्म कर देंगे, सोच के आते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है ना, जब तक हम एक्सप्लेनेशन करते नहीं है मुझे मन ही नहीं भरता, तो एक्सप्लेनेशन जरूरी हो जाता है ना, तो बिना एक्सप्लेनेशन का तो मुश्किल है ना, आप जितना ज्यादा एक्सप्लेनेशन सुनेंगे ना उतना ही ज्यादा समझ में आएगा, तो सुनना चाहिए, है ना। देखिए नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा कि इसमें सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, ठीक है, डू और डज, ओके, प्लस नॉट अब प्लस V1 अब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ V1 V5 का झंझट खत्म हुआ तो डू और डज का हो गया। अब किस सब्जेक्ट के साथ डू लगा है, किस सब्जेक्ट के साथ डज लगा है, तो हम सिंपल तरीका बताएंगे आपको कि जहां आप जिस सब्जेक्ट के साथ पहले, ठीक है, इस वाले में जिस सब्जेक्ट के साथ V1 का यूज कर रहे थे ना, वहां डू का यूज कर लीजिएगा, किसके साथ, जहां V1 का यूज कर रहे थे, ओके ना, मतलब डू प्लुरल में आ गया और डज किस में आ गया, डज आ गया आपको सिंगुलर में, डज आ गया सिंगुलर में आ गया, बाद में उसके बाद नॉट और सबके साथ वर्ब तो V1 ही लगेगा। जैसे मैं आम नहीं खाता हूं, ठीक है, मैं आम नहीं खाता हूं, ओके ना, मैं आम नहीं खाता हूं, तो क्या होगा, आई के साथ V1 का यूज करते थे, तो आई के साथ सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या डालेंगे, डू, आई डू नॉट ईट, आगे तो V1 ही देना, आई डू नॉट ईट मैंगो फुल स्टॉप, आई डू नॉट ईट क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा, समझे ना। तो बस इस तरह से कर लेना है, और इसका इंट्रोगेटिव में वही हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़िएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट सब जब बनाते हैं ना, तो लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क देना ही भूल जाते हैं, तो भैया जब क्वेश्चन मार्क नहीं दोगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना कहां से, तो रहना चाहिए, है कि नहीं। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो इस हिसाब से डाल देना है। डू डज का यूज कहाँ करना है वो आपको हम पहले बता दिए। देखिए इसका वाक्य कैसे बनेगा, जैसे क्या सीता गाती है, क्या सीता गाती है, तो क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा ना। तो सीता जरा बताइए, सीता सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा, ठीक है, तो डज, और उसके बाद डज के बाद तुरंत क्या लगेगा, सब्जेक्ट, तो डज सीता, और उसके बाद क्या देना है, वर्ब 1, तो डज सीता गाना का क्या होगा, सिंग हो जाएगा, क्या होगा, SING सिंग, और फिर क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा। तो डज सीता सिंग, इसका मतलब हो गया क्या सीता गाती है। तो होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया है। देखिए इसमें एक चीज और टैप है जो WH वाला है,
उसके बारे में हम बात नहीं किए, लेकिन उसको कर लेंगे, किसी दूसरे टेंस में ही बताएंगे तो चलेगा। तो अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस से बस इतना ही अभी रहने दीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।